दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा ईज माई ट्रिप पे कि कैसे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.7 लाख आई थिंक और अराउंड 5 लाख कमाया है ईज माई ट्रिप में। मैं पहले से भी होल्डिंग करता था बट लास्ट के जो दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन का फाइट स्टार्ट हुआ था, फिर पहले ओमिक्रॉन का वायरस आया था, तब मैंने यहाँ पे धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ानी स्टार्ट की थी, मतलब धीरे धीरे शेयर्स ऐड करना स्टार्ट किया था। और जब यहाँ पे फिर से यूक्रेन रशिया का दोस्तों फाइट चल रहा था तब मैंने और आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए बोलता, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वायरस है दोस्तों वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और यहाँ पे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने वाली थी उससे पहले भी मैंने आपको वार यहाँ पे टेलीग्राम पे बताया था कि ईज माई ट्रिप BLS इंटरनेशनल इनको ना छोड़ें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आराम से 50-60% ईजिली 1-2 महीने में दे सकता है। और यहाँ पे वो 50-60% मुझे मिले भी हैं। तो मैं आपको पहले तो अपना एक स्टॉक मार्केट अपना जो चैनल दोस्तों जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे मैं एक 17 फरवरी को मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने ये भी बोला था कि इस ट्वीट को मार्क कर लें। और ये मेरा जो दोस्तों ट्वीट था ये सिर्फ और सिर्फ जो अनलॉकडाउन वाले स्टॉक थे ना, कि जो मतलब लॉकडाउन की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुए थे, होटल हो गया, यहाँ पे ट्रैवल वाले स्टॉक हो गए और यहाँ पे दोस्तों जैसे डेल्टा कॉप वाले स्टॉक हो गए, PVR आइनॉक्स हो गए, उन स्टॉक्स को मैंने रिकमेंड किया था कि इनमें अब वापस ट्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि सब कुछ खुल चुका है और इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है। लोग यहाँ पे बस वेट कर रहे हैं कि उनको कुछ यहाँ पे एंटरटेनमेंट का ऑप्शन मिले। और जब सब कुछ खुल गया था तो लोग यहाँ पे बिल्कुल बढ़ चढ़ के आगे आ गए हैं और यहाँ पे अच्छे खासा इनके स्टॉक्स में रैली भी हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ईज माई ट्रिप मेरा पहले नंबर का और BLS इंटरनेशनल सेकंड नंबर पे, दोनों मैंने आपको ये बोला था कि अनलॉकडाउन स्टॉक है जो एटलीस्ट आपको 50% यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों स्टॉक में अच्छा मिला है, उसके बाद मैं देखूँ आइनॉक्स, PVR, डेल्टा कॉप, इंडियन होटल, लेमन ट्री, वेस्ट लाइफ को छोड़ के सब ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 40-50% का रिटर्न दिया है लास्ट के 2 महीने में। तो एक बार इसका दोस्तों हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे, यहाँ पे मेरा क्या लॉजिक था वो उसको एनालाइज करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो दोस्तों ये ईज माई ट्रिप के चार्ट को मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, जब उस टाइम से कवर कर रहा हूँ जब ये आई थिंक B कैटेगरी में डाल दिया गया था, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो मैसेज सर्कुलेट हुए थे तब से ये इसको स्टेज 4 में और B कैटेगरी में डाल दिया था। ऑल्दो ये ASM का पार्ट नहीं था, बट यहाँ पे जो अनवांटेड मैसेज होते हैं जो सेबी आजकल एक्शन ले रहा है कि अगर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कुछ किसी स्टॉक के ऊपर मैसेज घूमते हैं तो वहाँ पे उस स्टॉक को भी यहाँ पे B कैटेगरी में डाला जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम से ये होल्ड कर रहा था अपना सपोर्ट। यहाँ पे देखें ये इसका एक ट्रेडिंग दोस्तों जो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बन रहा था काफ़ी टाइम से, एक बार इसने तोड़ा है बस यहाँ पे जब यूक्रेन रशिया का फाइट होना था, यहाँ पे स्टार्ट होना था, तब इसने एक दिन तोड़ा था, बट नेक्स्ट डे इसने वापस कर लिया। उसके बाद भी हल्का सा तोड़ा। ये आप दोस्तों थोड़ा ग्लिच मान सकते हैं कि जब इस तरह का पैनिक होता है तो जो नीचे बाइंग होती है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब ये जो ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है 500 के, जो इसका 250 मतलब पहला इसका लेवल 500 था, उसके बाद इसमें बोनस भी आया, तो 501 इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल था, वो मेरे लिए हमेशा यहाँ पे बाय जोन ही था। तो मैंने आपको काफ़ी बार यहाँ पे बाय करने के लिए बोलता, और कुछ लोग ने यहाँ पे पहले से 600 के लेवल पे, बोनस से पहले की बात कर रहा हूँ, 600 के लेवल पे आई थिंक 650 और 550, 575 काफ़ी लोग मेरे जो फॉलो करते हैं ईज माई ट्रिप का, तो मुझे पता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे फंसे हुए थे। उनको मैंने स्पेशली बार बार बोला था कि यहाँ पे होल्ड करना है, और जब इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया इस बार, तो ये वाले ब्रेकआउट से यहाँ पे क्लियर कट हो गया कि अब यहाँ पे कुछ बड़े साइन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम फिर से अच्छा खासा बढ़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए अच्छी वॉल्यूम की कैंडल बनी है। जो भी यहाँ पे करेक्शन हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने ओमिक्रॉन वायरस के बावजूद भी यहाँ पे अपने जो रिजल्ट दिए थे, क्वार्टरली रिजल्ट दिए थे, वो काफ़ी अच्छे दिए थे। मैं एक बार आपको दिखा दूँ तो किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों एक तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होनी चाहिए, और अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी किसी पैनिक की वजह से आपको नीचे के लेवल पे मिले, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे मिल जाए दोस्तों, तो उसमें एक काइंड ऑफ आपके लिए क्या है, फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न बनता ही बनता है। तो जिस टाइम पे मैं ईज माई ट्रिप को बाय करा था उस टाइम पे इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट इससे आधा था, मतलब 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास था। अब तो इसका मार्केट कैप दोस्तों डबल से ज़्यादा हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा मैं निकलना हूँ, मैं तो इसलिए मैंने आई थिंक लास्ट वीक आपको मैसेज भी किया था कि मैंने कुछ यहाँ पे ईज माई ट्रिप के शेयर बेचे हैं, मैं 1000 से ज़्यादा कुछ शेयर बेचे हैं। तो अब इसका जो प्राइस टू अर्निंग है दोस्तों वो हो गया यहाँ पे 81-82 के पास। तो अब मेरे लिए ये इतना बड़ा दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, जो यहाँ पे जब इसका प्राइस टू अर्निंग 30-40 था, 50 था, तब जहाँ प्राइस टू अर्निंग तब मेरे लिए एक ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ पे लोग भागेंगे पीछे क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है, बट अब वो फंसने वाली बात होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप पे बाय करना और किस टाइम पे आपको निकलना है, तो वो यहाँ पे बहुत ही मैटर करता है।
तो मैं आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं तो दोस्तों वायरस के बावजूद यहाँ पे कंपनी अपना सेल ग्रो कर रही थी। ये एक पहले जो पॉजिटिव बात थी, कंपनी अपना बिजनेस भी एक्सपेंड कर रही थी, कुछ यहाँ पे एक्विजिशन भी किए थे, साथ में कंपनी क्या है होटल बुकिंग में भी एंटर करी थी। तो यहाँ पे एक तो समझ आ रहा था कि कंपनी एक्सपेंड करेगी तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे नए सेल के दोस्तों जो लेग्स होते हैं वो खुलेंगे, वो सेल कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करेगी। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दोस्तों उसका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, यही एक लॉजिक रहता है शेयर के प्राइस बढ़ने में। तो यहाँ पे देखिए इस जून के क्वार्टर को छोड़ दें, बिल्कुल यहाँ पे जब लोग जो सेकंड वेव आया था बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों मार्केट मच गया था वो वायरस की वजह से। तो उसके बाद ऐसे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 60%, यहाँ पे 60%, तो यहाँ पे 28% हो गए थे, अब वापस ये 68% पे आ गया। तो सोचो अगर यहाँ पे सेल बढ़ेगा और कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% अगर मेंटेन करती है तो ऑब्वियसली उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सिंपल यहाँ पे उसको सिर्फ सेल बढ़ाना है। और यहाँ पे जब इंटरनेशनल फ्लाइट खुल गया है तो दोस्तों इस कंपनी का सेल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, वो बढ़ने वाला है अप्रैल मई जून। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कोई वायरस नहीं आया, फिर से नया वेरिएंट नहीं आया, नया वेव नहीं आया, तो इस कंपनी के जून जुलाई जो अप्रैल मई जून वाला जो क्वार्टर है, जो जुलाई में इसके रिजल्ट आएंगे वो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आएंगे। तो उसके लिए मैं री एंट्री करूँगा, बट अभी थोड़ा सा महंगा हो गया। अभी मैं कुछ पैनिक की बात सोचूंगा कि पैनिक आएगा कि कहीं ना कहीं कोई वेरिएंट का नया केस आएगा, तो यहाँ पे हल्का सा पैनिक हो सकता है फिर से। तो उसकी वेट करके वापस इसको 360 के लेवल पे मैं बाय करने की सोचूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा फिर से हमें इसको किस लेवल पे बाय करना है। तो एक तो दोस्तों ये फंडामेंटल हो गया कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिर वापस हम इसके चार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, वापस ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ कि कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे 660 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग था, 660 के पास इसका क्लोजिंग था। पहले मैं यहाँ पे बोनस से पहले की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 330 इसका हाईएस्ट क्लोजिंग था आज तक का। 7 आई थिंक उस टाइम पे ये 360 के पास गया भी था, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया था और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर पाया था, नीचे गिर गया था। उसके बाद देखें अब जब इसने ये वाला ब्रेकआउट किया दोस्तों, इस लेवल को इसने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे समझ आ गया था कि अब जो बायर्स हैं वो इस प्राइस के ऊपर भी बाय करने को रेडी हैं। दोस्तों ब्रेकआउट तभी आता है अगर जो प्रीवियस हाई है उसको भी दोस्तों लोग बाय करने, मतलब कोई बड़ा बायर आ जाए, जो प्रीवियस हाई पे जहाँ पे सेल हो रहा था स्टॉक उस पर भी कोई बड़ा बायर आ जाए बाय करने के लिए, तब जाके वो ब्रेकआउट होता है। नहीं तो यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग ही होगा। अगर यहाँ पे ये बायर स्ट्रॉन्ग ना होता तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होके वापस ये नीचे आया। तो इस बार बायर स्ट्रॉन्ग था, तो एक पहला इंडिकेशन था कि अब फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होना है। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ। तो मैंने स्पेशली यहाँ पे बोला था कि अब इज माई ट्रिप क्या कर रहा है, कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद फिर से फटने वाला। दोस्तों ये मेरे वर्डिंग है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। तो फिर से क्या हुआ, यहाँ पे लो वॉल्यूम का दोस्तों फिर से लो वॉल्यूम का करेक्शन हुआ, हल्का सा करेक्शन भी नहीं हुआ, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ही हुआ। और उसके बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया, फिर से देखें वन वे रैली की है। तो अब मेरे लिए जो रैली है दोस्तों वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं भी थोड़ा सा और बढ़ जाए, मेरे बेचने के बाद 3-4% और बढ़ा भी था बीच बीच में, बट अभी मेरे लिए जितना मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। और मैं अभी ने यहाँ पे करेक्शन की वेट करूँ, क्योंकि मेरे लिए जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे ओवरबोर्ड जोन के पास आ गया, ऑलमोस्ट 81 के पास है। तो मेरे लिए काफ़ी है कि अब इससे ज़्यादा स्टॉक में और स्ट्रेंथ नहीं दिखती, मतलब थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट वो रिस्क रिवॉर्ड नहीं है जो मुझे पहले एंटर करने में था। जो मुझे यहाँ पे 250-300 पे एंटर करने पे था, वो अब 430 के पास एंटर करने पे वो रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले भी इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बने थे, बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे वॉल्यूम बने थे, यहाँ पे लोग निकल गए थे। तो आप देख रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे 80 के ऊपर निकल गया था और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे वायरस की खबरें भी आई थी, कुछ यहाँ पे पैनिक भी हुआ था, बट उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन किया और साथ में इतना लंबा कंसोलिडेशन किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 6-7 महीने का लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। फिर जाके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है जब यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट खुले हैं। तो मेन लॉजिक दोस्तों इसका था कि इंटरनेशनल फ्लाइट खुलने का। अब जो मैं इसको दोस्तों बाय करूँगा फिर से, तो पहला तो दोस्तों ये लेवल होगा इसका 360 के पास और यहाँ पे 330 जोन, मतलब 360 और 330 जोन जो लग रहा है, जब वो एक अच्छा जोन लग रहा है। अगर यहाँ पे हल्का सा भी कोई वायरस का न्यूज़ आएगा कि हाँ फिर से इंडिया में केसेस बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं, कोई नया वेरिएंट आ गया, तो कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट पे फिर से इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये स्टॉक जो फिर से जो लॉकडाउन अनलॉकडाउन वाले स्टॉक जो अभी खुल गए हैं सब कुछ, इन पे सभी स्टॉक पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा और यहाँ पे 15-20% का करेक्शन हो सकता है ईजिली। तो वो मैं
अभी वेट करूँगा। कुछ मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, तो अगर कुछ रैली और आएगा तो वो मैं फिर से थोड़ा थोड़ा बुकिंग करता रहूँगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी कितने पड़े हैं। तो इस अकाउंट में जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो इस अकाउंट में आपको दिख रहा होगा कि 900 इसमें होल्डिंग है, ये 900 अभी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये 900 अभी हम देख लेते हैं कौन सी एवरेज से हमने लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने 900 बेचे भी हैं, ये दूसरे अकाउंट से बेचे थे 423 के एवरेज से, मतलब। तो उसके बाद स्टॉक उस दिन 425 पे बंद हुआ था, फिर उसके बाद ये 435 439 तक भी गया है। बट दोस्तों आपके ऐसा नहीं है कि आप हमेशा टॉप पे बेचेंगे। मेरे लिए यहाँ पे 92% मिल गया था इस अकाउंट में। एक अकाउंट में ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% मिल गया है, तो उतना मुझे लिए काफ़ी होता है। और एक अकाउंट में भी आई थिंक 50% से ज़्यादा मिला। तो इस अकाउंट में जो मुझे 92% मिला था, तो उसको मैंने सेल किया है। तो 900 शेयर मैंने इसमें बेचे थे। तो जो 900 इसमें बेचे हैं दोस्तों, अब ये 300 वाले रह गए हैं, 300। तो ये दूसरा अकाउंट है, यहाँ पे 300 है। इसमें जो बाइंग है दोस्तों, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि 900 बेचने के बाद यहाँ पे इसकी बाइंग उड़ गई है कि किस लेवल पे ये बाय हुए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों। तो इसमें 1000 दिखा रहा है, क्योंकि 200 बेचने के बाद ही मैं स्नैपशॉट ले पाया। तो इसकी जो मेरी बाइंग है दोस्तों, एवरेज है वो है 221। तो 425 के आसपास, मतलब 423 पे मैंने बेचे थे पहले। आई थिंक 414 पे 200 बेचे, फिर 300 किसी और पे प्राइस पे बेचे, और यहाँ पे 400, फिर तो टोटल मिला के मैंने यहाँ पे 900 इस अकाउंट से निकाले हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट हुआ था 2.45 के अराउंड प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। ये आपको 2 दिखा रहा है, 2.3 दिखा रहा है, 2.03, बट टोटल 1200 शेयर मिलाएंगे तो अराउंड 2,40,000 45,000 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद देखें दोस्तों, जो अभी 900 मेरे पास पड़े हुए हैं, तो 900 अभी जो पड़े हुए हैं वो है 285.95 के प्राइस से। तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% दिखा रहा है। 428 की क्लोजिंग है लास्ट फ्राइडे की, तो अच्छा खासा यहाँ पे 50% का गेन हो रहा है। ये मेरी रिसेंट बाइंग है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 6 महीने पहले, ये मेरी रिसेंट बाइंग है। जो हाँ, जो 1200 स्टॉक थे मेरे पास पहले, वो मेरे पास काफ़ी पहले से बाइंग है, वो मैं धीरे धीरे करके ऐड किया था। उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस बाइंग थी वो तो काफ़ी कम थी, बट धीरे धीरे करके मैंने उसमें 1200 ऐड किए थे टोटल। तो उसकी जो टोटल एवरेज बनी थी 221। तो इसकी टोटल एवरेज दोस्तों आ रही है 900 की। ये मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, तो शायद मैं इसको और बुक कर सकता हूँ। तो 2.5 के राउंड वो था, 1.3 के राउंड ये है। उसके बाद दोस्तों मेरा जो अप स्टॉक की होल्डिंग है, उसमें मेरे पास 600 शेयर हैं, इसमें मैंने कुछ निकाले हैं। तो इसकी बाइंग प्राइस मेरे पास है, जो एवरेज है 251। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 70% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको अगर दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ, अगर देखें यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो 70% इसमें मिला है। इसमें भी कुछ मैंने पहले लिए होते 200-300, और कुछ मैंने रिसेंटली ऐड किए। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5.75 के राउंड टोटल हो गया है। पूरे होल्डिंग के टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 1200 प्लस 900 प्लस 600। तो यहाँ पे 2700 टोटल शेयर थे, उसमें से आधे के राउंड मैंने निकाल दिए हैं। तो इसमें भी मैंने आई थिंक 450 के शेयर मैंने आई थिंक निकाल दिए हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो बेचे थे उसका भी मैंने स्नैपशॉट लिया था। तो ये मैं आपको दिखा देते, ये देखें। तो 200 एक बार सेल किया मैंने 414 पे, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 300 सेल किया 425 पे, और 400 सेल किया 426 पे। तो ये मेरा जो 1200 वाला था वो था। उसके बाद यहाँ पे देखें, जो सेल किए मैंने 429। तो 600 में से जो अपस्टॉक का अकाउंट है उसमें 429 सेल किए हैं अराउंड किस प्राइस पे, एवरेज प्राइस, हाँ एवरेज प्राइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 424। तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, क्योंकि आपके बेचने के बाद स्टॉक बढ़ता है तो थोड़ा सा माइनस दिखाता है। तो अच्छा खासा पूरा प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों ये ईज माई ट्रिप को मैंने आपको बार बार दिया, मैं अपने टेलीग्राम पे आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी पहले से मैं आपको दे रहा हूँ। ये है नवंबर का, जो मैंने आई थिंक एक लिस्ट दिया था कि कौन कौन से स्टॉक आपको बाय करने हैं। उसमें मैंने आपको 2 स्पेशल स्टॉक दिए थे। उसमें था ईज माई ट्रिप और ये है BLS इंटरनेशनल। दोनों ने यहाँ पे 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है नवंबर से ही। फिर मैंने उसके बाद फिर से जनवरी 25 को मैंने ये स्टॉक बाय करने के लिए बोला था। उसमें ईज माई ट्रिप देखें और यहाँ पे BLS इंटरनेशनल, दोनों ही ये स्टॉक आपको दिख रहे होंगे। काफ़ी बार मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे ईज माई ट्रिप के वीडियो भी देख सकते हैं। ये मैंने इसका रिजल्ट एनालाइज किया था, तब मैंने और कन्विक्शन के साथ बोलता कि अब ईज माई ट्रिप आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बस ये किस बात की वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलें और जब ये वायरस की खबरें कम हो और ये वायरस ख़त्म होगा तो ये स्टॉक बिल्कुल फाड़ देगा। और मैंने इसके 1000 तक के टारगेट दिए थे बोनस से पहले। ऑलमोस्ट यहाँ पे आई थिंक 440 तो पहुँच गया, मतलब यहाँ पे 880 तक तो आ गया ये। बोनस से पहले की बात करूँ तो उसका एक्चुअल प्राइस दोस्तों 880 के पास पहुँच गया है।
फिर उसके बाद मैंने 17 फरवरी को आपको ये जो मैंने ट्वीट किया था उस मैंने आपको वो टेलीग्राम पे बताया था कि इस ट्वीट को मार्क करें, इस एटलीस्ट ये 50% आपको देंगे 2022 में। तो इसने आई थिंक अप्रैल में ही दे दिया। ये ट्वीट आई थिंक 17 फरवरी को किया था और आज है यहाँ पे 10 ऑफ अप्रैल, मतलब इसने पिछले वीक में ही पूरा कवर कर दिया। अभी 1.5 महीने में ही जो टारगेट पूरा साल का था वो 1.5 महीने में ही इसने कवर कर दिया है। फिर मैंने एक आपको खबर बताई थी कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो 27 ऑफ मार्च से खुल रही है। ये आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव, मैंने किसके लिए बोला था, बिग पॉजिटिव फॉर ईज माई ट्रिप, BLS इंटरनेशनल एंड इंडिगो। फिर मैंने आपको ये बोला कि आपने ये देखे हैं स्टॉक सारे फिर से, तो मैंने लास्ट में आपको ये बोला है कि मैंने अब इन दोनों स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया है, मोर देन 50%। एक में तो 90% हो गया, फिर 70%, फिर दोस्तों एक में 50% भी है। तो ये मैं अपना पूरा आपको, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले कमाया है दोस्तों, मैंने आपको बार बार यहाँ पे इंडिकेशन दिया है कि ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इस स्टॉक में बाइंग कर रहा हूँ। आपको भी इस सही लेवल पे बाय करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक का टारगेट यहाँ पे 1 वीक में भी आ जाता है, कभी कभी होता है कि उसको 2, 3, 4 महीना लगता है। बट हाँ, जब यहाँ पे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे पैनिक आता है, तो आपको ध्यान में रखना होता है कि आगे आने वाले 2-3 महीने में क्या हो सकता है, मतलब कौन सा सेक्टर है, मार्केट सही रहेगा कि नहीं रहेगा। उस टाइम पे जो पैनिक होता है तो वहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने के लिए। तो वो अपॉर्चुनिटी हमेशा ही रिवार्डिंग होती है नेक्स्ट 2-3 महीने के बाद। तो वो आपको ध्यान में रखना। इमीडिएट मैं बोलूँ कि मैं आपको बोलूँ कि कल आप ये स्टॉक ले लें, कल ही 10% भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है कि लकीली किसी दिन होता है कि जैसे मैंने कुछ स्टॉक दिया तो वो 10% भी भागे हैं, वो 20% का सर्किट भी लगाए हैं, बट वो वंस इन ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। तो कभी कभी स्टॉक को टाइम लगता है, 2 वीक लगते हैं, 3 वीक लगते हैं। तो इसलिए अपना व्यू मैं 2, 4, 6, 8 वीक लेके चलता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अभी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है तो मैं बेटर हमेशा वो बाय करने की जब मैं सोचता हूँ तो मैं कंसोलिडेशन फेज में ही बाय करने की सोचता हूँ। मैं ब्रेकआउट के बाद बाय नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद ऑलरेडी 15-20% का मूव आ जाता है। तो वहाँ पे बाय करने का कोई भी दोस्तों यहाँ पे तुक नहीं बनता, क्योंकि जब बाय करना आपको ब्रेकआउट के बाद, तो ब्रेकआउट रीटेस्ट पे ही बाय करें, तब भी आपको एक मौका हमेशा मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।